चलो नाउ आज हम शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो एक फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन, पटेल लिमिटेड इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स। ये आपके बुक में फर्स्ट हो सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। कुछ बुक्स में ये फर्स्ट क्वेश्चन में है और कुछ में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अलग अलग एडिशन है तो नंबर्स अलग अलग हैं। अब इस सम में हम प्रोरेटा सीखेंगे कि प्रोरेटा का मीनिंग क्या होता है। प्रोरेटा ना, जब भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, समझो कंपनी को 1 लाख शेयर्स इश्यू करने हैं, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस इनके पास आए हैं 2 लाख। अब ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं तो क्या करना होगा, 1 लाख को तो शेयर्स अलॉट करेंगे लेकिन बाकी 1 लाख को तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे। है ही 1 लाख शेयर्स इश्यू करने के लिए और 2 लाख का एप्लीकेशन आ गया तो अब यहाँ पर अगर कंपनी रिजेक्ट करती है ना तो शेयर होल्डर्स थोड़े से नाराज़ होते हैं कि हमने अप्लाई किया, हमें शेयर्स ही नहीं मिले। तो कंपनी क्या कर देती है, प्रो रेटा में अलॉटमेंट करती है। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होगा, इसका रेशियो निकाला जाता है कि अलॉटमेंट 1 लाख करने हैं और एप्लीकेशंस 2 लाख आई है, दैट मीन्स 1:2, या फिर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट लिखेंगे तो 2:1। फिर उस रेशियो में कंपनी क्या करती है कि जिसने 2 शेयर्स अप्लाई किए हैं ना उसे 1 शेयर अलॉट करेगी, 2 के सामने 1, या फिर किसी ने 500 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो उसे 250 मिलेंगे। जिसने जितने अप्लाई किए हैं उसके आधे शेयर्स मिलेंगे क्योंकि एप्लीकेशंस डबल आ गए। 1000 अप्लाई किए होंगे तो 500 मिलेंगे। इसे कहते हैं प्रो रेटा। यानी कोई नाराज नहीं होगा, कहने का मतलब सबको खुश कर दिया कंपनी ने शेयर्स देके। लेकिन क्या किया कि जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना नहीं दिया, आधा दिया, बट दिया। कुछ शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में आते ही ऑन द फर्स्ट डे उनके प्राइस डबल हो जाते हैं। प्राइस डबल हो जाता है मीन्स कंपनी ने 300 रुपये में शेयर दिया है, पहले दिन जब NSE पर लिस्टिंग होता है ना उसका सीधा 600 पे खुलता है। सो जिन्होंने भी अप्लाई किए होंगे उनके पैसे डबल हो जाते हैं, बम्पर लिस्टिंग होती है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जिस रेट में इश्यू किए थे उससे कम रेट पर मार्केट ओपन होता है। सो प्रो रेटा का मतलब होगा कि कंपनी सबको शेयर्स देगी बट एक रेशियो में देगी। और हाँ, ये रेशियो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि 1 लाख 2 लाख, ये और कोई रेशियो भी हो सकता है। हो सकता है कि 5 लाख अलॉटमेंट हो और सामने 7 लाख का एप्लीकेशन आया हो। एनी हाउ, ये प्रो रेटा तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जितने शेयर्स इश्यू करने हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस आई हैं तो प्रो रेटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होती। इतना क्लियर हो गया। अब प्रो रेटा में हमारी कैलकुलेशन में क्या चेंजेस होंगे हम उसे समझेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट, पटेल लिमिटेड इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 at a premium of ₹2 per share payable as under. Application ₹3, allotment ₹5। सो ₹5 में ₹2 प्रीमियम है तो 3 कैपिटल होगा और 2 प्रीमियम। ये मैं कैपिटल लिख रहा हूं और यहां पर प्रीमियम लिख रहा हूं। फर्स्ट कॉल ₹2 and final call also ₹2. So total amount ₹10 plus 2. ओके। अब यहां पर प्रो रेटा में कैलकुलेशन में क्या चेंज होता है तो ध्यान से समझना। पहले हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगा, जिनको शेयर्स दिए
उनको शेयर्स मिलेंगे, बाकी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होता है। अब प्रो रेटा करती है ना कंपनी, तो प्रो रेटा में क्या करेगी, पहले एप्लीकेशन मनी दे दी, समझो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा होंगे वो रिफंड कर दे। फिर कंपनी को अलॉटमेंट के तो पैसे लेने ही हैं, अलॉटमेंट के लेने हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक एग्जांपल के साथ समझना। समझो यहाँ पर किसी ने 2 शेयर्स अप्लाई किए और उसे 1 कंपनी ने दिया, तो 1 के पैसे तो कंपनी के हो गए, बाकी 1 के रिफंड करने चाहिए, 1 के रिफंड करने चाहिए। सो कंपनी क्या कर रही है, रिफंड नहीं कर रही है, कंपनी बोल रही है आपको अलॉटमेंट देना है ना, आप उसमें से उतना पैसा कम कर देना, आप उसमें से उतना पैसा कम कर देना। पर शेयर 3 रुपीज़ दिया है, यानी 2 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो 6 रुपीज़ एप्लीकेशन में भेजे होंगे। अब 2 शेयर्स अप्लाई किए थे बट मिला तो 1 ही, तो कंपनी 1 शेयर का पैसा रखे, 1 का रिफंड करे। अब रिफंड करने के लिए चेक बनाए या सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, और फिर 1 महीने के बाद उनके पास मैसेज जाएगा अब आप अलॉटमेंट का पैसा भेजो। सो समझो आप शेयर होल्डर हो, आपने शेयर्स अप्लाई किए, तो कंपनी में आपको एक मैसेज करे कि ठीक है हम आपको पहले 1 शेयर का पैसा वापस कर रहे हैं और 1 महीने के बाद फिर से वापस मंगवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस हटाने के लिए कंपनी क्या कर देगी, ये जो 3 रुपीज़ है ना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करके लेगी। क्लियर हुआ? तो उतना अलॉटमेंट का मनी जब रिसीव्ड होगा तो उतना कम रिसीव्ड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर ज़्यादा रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है, चलो नाउ देखते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1600 शेयर्स फ्रॉम विच 100 एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। नाउ 1600 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एप्लीकेशन और यहाँ पर लिख रहा हूँ अलॉटमेंट। अब टोटल एप्लीकेशन 1600 की आई है, इस 1600 में से 100 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, रिजेक्ट 100। सो ये 100 रिजेक्ट हो गए, इनको 0 अलॉटमेंट हुआ होगा, 1 भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो रिजेक्ट क्यों किए कंपनी ने? कई बार कोई क्या करता है शेयर होल्डर कि उसे एप्लीकेशन फॉर्म में पैन कार्ड नंबर लिखना चाहिए, वो लिखना भूल गया, एप्लीकेशंस पूरे फिल नहीं होते हैं, सो उस कंडीशन में उनके शेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। या एप्लीकेशन में नेम लिखा होगा और पैन कार्ड का जो कॉपी रखा है उसमें नेम में स्पेलिंग में आगे पीछे, तो उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। अब कंपनी ने रिसीव्ड किए 1600 एप्लीकेशंस और कंपनी को अलॉट करने हैं 1000। ठीक है, सो 1600 में से 100 रिजेक्ट हो गए, सो बचे कितने 1500, और सामने अलॉटमेंट कितना है, अभी तो 1000 का ही करना है। अब कंपनी के पास नेट 1500 एप्लीकेशंस आए हैं और कंपनी को 1000 शेयर्स अलॉट करने हैं। सो एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट का रेशियो हो जाएगा 15:10, 5 का टेबल लगाएंगे तो 3:2, यानी जिसने 3 शेयर्स अप्लाई किए होंगे उसको 2 शेयर्स अलॉट हुए होंगे, इसे कहते हैं प्रो रेटा। 300 अप्लाई किए होंगे तो 200 अलॉट हुए होंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। राज टू whom 100 shares were allotted failed to pay money dues on first call, and Nikum, who had applied for 150 shares, also failed to pay money due on final call. These shares were forfeited and 150 shares inclusive of 100 shares forfeited from Raj were reissued at 7 per share. Draft necessary journal entries. चलो नाउ पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री, सो फर्स्ट एंट्री क्या सीखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, कौन सी होती है फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस आई हैं 1600 शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज़। सो 1600 इंटू 3
4800 रुपीज़ एप्लीकेशन में मिला होगा। एप्लीकेशन तो पूरे का आएगा, फिर जब रिजेक्ट करेंगे ना तब वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अभी तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ रही हैं और एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती हैं, उसे रोक भी नहीं सकते। सो सामने वाला क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और कंपनी के अकाउंट में पैसे भेज देगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम नरेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, आप जगह छोड़ते जाओ, या फिर आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में आपको नरेशन लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4800। अब ये 4800 जो रिसीव्ड हुए हैं, ये जो पैसा आता है ना उसे टेम्पररी एक अकाउंट में रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उस पैसे का करना क्या है, तो उसमें से कुछ पैसा इनका कैपिटल का है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा कैपिटल में जाएगा, सो 1000 शेयर्स इनको इशू करने हैं, सो 3000 रुपीज़ इनका कैपिटल हो गया। 100 शेयर्स रिजेक्ट किए क्योंकि उनके एप्लीकेशंस में फॉल्ट्स होंगे तो वो वापस करना है, तो पैसा वापस कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, क्रेडिट नोट गोज आउट, सो टू बैंक अकाउंट 100 शेयर्स 3 रुपीज़ वापस कर दिए। 100 शेयर्स 3 रुपीज़ वापस किए, 300 वापस हो गए। 1000 शेयर्स 3 रुपीज़ कैपिटल में रख दिए। अब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना बचा, तो देखो 1600 में से 100 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए तो बचे 15, उसमें से 1000 शेयर्स को तो इन्होंने शेयर्स दे दिए, तो बाकी एप्लीकेशन कितनी बची 500। 500 इंटू 3 यानी 1500 अभी भी कंपनी के पास रुपीज़ पड़े हैं 1500, तो ये 1500 इन्हीं शेयर होल्डर्स के हैं। कंपनी इनको बोलेगी हम अपने पास रख देते हैं, आप अलॉटमेंट में इतना पैसा कम बेचना। सो टेम्पररी ये अमाउंट अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे, सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 1500 एडवांस आ गए, यानी एप्लीकेशन का पैसा पूरा आ गया, अलॉटमेंट में भी 1500 एडवांस में मिल गए। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। चलो अब एक और एग्जांपल के साथ प्रोरेटा को थोड़ा क्लियर करते हैं। सपोज करो कि आपने एक न्यू फ्लैट बुक किया है और फ्लैट का वैल्यू है, या बंगलो बुक किया है, घर बुक किया है 10 लाख रुपीज़। बिल्डर आपको बोल रहा है कि इसे बनाने में मुझे 10 मंथ्स लग जाएंगे। सो आप एक काम करो, 10 लाख रुपीज़ 10 मंथ्स में डिवाइड करके दो, यानी हर महीने आप मुझे 1 लाख रुपीज़ देते जाओ, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता हूँ, 1 साल या 10 महीने के बाद मैं फ्लैट आपको दे दूँगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है हर महीने। अब आप गए उसके पास 3 लाख रुपए लेकर और आपने कहा हमारे 3 फ्लैट बुक कर दो। आप आज गए 3 लाख रुपीज़ देकर आए। अब 3 लाख रुपीज़ देकर आए
लेकिन दूसरे दिन वो आपको कॉल कर रहा है कि मेरे पास 3 फ्लैट नहीं है, मेरे पास 2 फ्लैट ही बचे हैं, मैं आपको 2 ही दे पाऊंगा। तो आप जब गए थे आपने तो 3 लाख दे दिए, 3 फ्लैट बुक किए, लेकिन सामने वाले के पास 2 है तो 2 ही देगा। सामने वाले को क्या करना चाहिए? 1 लाख रुपये रिफंड कर देना चाहिए आपको। क्लियर है कंसेप्ट? अब 1 लाख रुपये रिफंड करे, फिर से 1 महीने के बाद आप लोगों को जाना ही है, क्योंकि 2 फ्लैट तो आपको मिले हैं। सो उन फ्लैट पर फ्लैट 1 लाख रुपीज़ तो हर महीने आपको जमा करने जाना ही पड़ेगा उसके पास। अब यहाँ पर है कि आज आप गए, 3 फ्लैट बुक किए, हर एक फ्लैट के लिए 1-1 लाख रुपया एडवांस दिया, 3 लाख रुपए दे दिए, लेकिन दूसरे दिन बिल्डर आपको बता रहा है कि मेरे पास 3 फ्लैट नहीं है, लास्ट 2 फ्लैट ही बचे हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एज पर रूल तो उसको 1 लाख रुपीज़ वापस कर देना चाहिए। अब वो आपको बुलाए, आपको 1 लाख रुपीज़ वापस करे, आप वापस ले आओ। फिर 1 महीने के बाद वो आपको कॉल करेगा कि अब 1 महीना हो गया, आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, दोनों फ्लैट्स के 1-1 लाख रुपए और लेकर आओ। तो यहाँ प्रोरेटा में क्या होता है कि बिल्डर आपको 1 लाख रुपया वापस नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है, आपने 3 लाख दिए, 3 फ्लैट मिलने चाहिए, लेकिन आपको 2 ही मिले, आपका 1 लाख रुपया मेरे पास ही जमा रहने दो। अब आप जब सेकंड इंस्टॉलमेंट देने आओ ना, तो वो 1 लाख कम देना मुझे, ठीक है। अब आपको 2 फ्लैट तो मिले हैं। सपोज करते हैं कि आपने जनवरी मंथ में बुकिंग किया, तो आपने यहाँ 3 लाख रुपए दे दिए। अब आपको फरवरी मंथ में फिर से जो 2 फ्लैट मिले हैं, उनके आपको 2 लाख तो देने ही है। बिल्डर के पास आपका ऑलरेडी 1 लाख जमा पड़ा है, जो पहले ज़्यादा दिया था, अब वो माइनस करके दोगे आप। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप बिल्डर को कितना दोगे अब पैसा? 1 लाख रुपया। क्लियर हुआ? वो 1 लाख आप कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बुकिंग के टाइम पे जो 1 लाख ज़्यादा दे दिया था ना, वो अब डिडक्ट कर रहा है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? शेयर्स में भी ऐसा ही होता है। आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स अप्लाई किए, लेकिन कंपनी ने आपको 1000 के सामने कम दिए, तो जितने कम शेयर्स आपको अलॉट हुए, तो बाकी का तो पैसा आपका चला गया ना कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी? पूछेगी आपको 1000 शेयर चाहिए, ठीक है, पर शेयर 3 रुपीज़ देने। तो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसमें 1000 शेयर्स लिखे, पर शेयर 3 रुपीज़, 3000 का चेक बनाया और कंपनी को दे दिया। अब बाद में पता चला कंपनी आपको 3000 के शेयर्स नहीं दे रही है, कंपनी तो आपको 2000 रुपीज़ के ही शेयर्स दे रही है। तो अब एज पर रूल कंपनी आपको 1000 वापस करे, 1000 वापस करे तो उसका चेक बनेगा आपका, फिर पोस्ट में आएगा, फिर आप बैंक में डिपॉजिट करो, फिर 1 महीने के बाद वापस कॉल आएगा, अब अलॉटमेंट का पैसा भेजो, क्योंकि आपको अलॉटमेंट तो देना ही है। तो यहाँ पर प्रोरेटा में कंपनी आपको क्या बोल रही है कि ये जो आपका 1000 एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो हम रख रहे हैं, आप अलॉटमेंट में उतना कम बेच देना। दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो, सो ये यहाँ पर क्या हुआ कि एप्लीकेशन के टाइम पर आए हैं कंपनी के पास 4800, जिसमें से 3000 उनका कैपिटल है, 300 उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बाकी जो 1500 एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो इन्होंने अलॉटमेंट में जमा कर दिया, अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। अब अलॉटमेंट इतना कम आएगा। अब जो शेयर होल्डर्स हैं ना, अलॉटमेंट में उतना पैसा कम भेजेंगे। अब हुआ क्लियर? चलो, दोनों एंट्रीज हो गई, नाउ थर्ड करेंगे। अब थर्ड एंट्री ड्यू करेंगे। सो थर्ड में आपको पता है कि कैपिटल वाले पॉइंट पहले होती है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट है तो डेबिट करेंगे। अब टोटल 1000 शेयर्स हैं, 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, सो 5000, इसमें से कैपिटल में है 3 रुपीज़, सो 1000 इंटू 3, 3000 जाएंगे कैपिटल में,
एंड 1000 इंटू 2000 जाएंगे प्रीमियम में। So equity share allotment account debit 5000 to equity share capital account to security premium account. नाउ ये ड्यू एंट्री है, अब रिसीव्ड होगा तो रिसीव्ड के लिए एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो मिलना कितना चाहिए था 5000, लेकिन ऑलरेडी एडवांस कितना मिल चुका था 1500, तो अब बाकी के 3500, बाकी के 3500 रुपीज़। तो अलॉटमेंट को हमने 3500 यहाँ क्रेडिट किया और 1500 ऊपर क्रेडिट किया। सो टोटल अलॉटमेंट देखो 5000 क्रेडिट हो गया, यहाँ पर अलॉटमेंट डेबिट किया है 5000, ये रहा, ठीक है, जिसमें से 1500 ऊपर क्रेडिट हो गया एंड 3500 यहाँ पर क्रेडिट हुआ। प्रोरेटा क्लियर हुआ कि एक और एग्जांपल दूं? क्लियर है, ठीक है। नाउ फर्स्ट कॉल करेंगे। सो फर्स्ट कॉल ड्यू करना है पहले। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फर्स्ट कॉल? देखो ये रहा 2 रुपीज़, यहाँ पर लिख दिया है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ है, सो 1000 इंटू 2 तो 2000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। सो फर्स्ट कॉल रिसीव करने के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब है ना, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। देखो किसने नहीं दिया है, तो एक तो राज था, राज आर लिख रहा हूँ मैं, और दूसरा है निकुम एंड लिख रहा हूँ। राज टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। राज के पास 100 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। एंड निकुम who had applied for 150 shares also failed to pay money due on final call। अब निकुम के पास, जिसके पास 150 शेयर्स थे, 150 अप्लाइड थे, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया। अब अगर राज ने फर्स्ट नहीं दिया होगा ना, तो फाइनल भी नहीं देगा वो।
क्योंकि फर्स्ट ही नहीं दिया है, फाइनल दे ना दे उसके शेयर्स फॉरफिट होने वाले ही है, तो एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देगा। सो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल में किसने हमें नहीं दिया? राज ने। कितने शेयर्स पर? 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। सो 1000 में से 100 पर नहीं मिला तो 900 पर मिला होगा, तो 1800 रुपीज़ हमें मिले होंगे। 1800 रुपीज़ फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ होगा। नाउ फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सब यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करोगे आप, मैं तो वर्डिंग्स में क्या करेंगे, 5 6 की जगह एंट्री होगी 7 8, फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 800 शेयर्स पर 2 रुपीज़। अब ये 800 कैसे आया? राज ने 100 शेयर्स पर नहीं दिया, निकुम ने भी 100 शेयर्स पर नहीं दिया। निकुम ने देखो कि निकुम का 150 दिया हुआ था, लेकिन देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि राज का, वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ना, कि राज जो था ना, राज टूम 100 शेयर्स पर अलॉटेड, वर्ड अंडरलाइन कर दो, अलॉटेड, उसको 100 अलॉट हुए थे, तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एंड निकुम वो हैड अप्लाइड फॉर 150 शेयर्स, अप्लाइड के नीचे अंडरलाइन कर दो, निकुम ने 150 शेयर्स अप्लाई किए थे। तो यहाँ देखो, जिसने 3 अप्लाई किए थे उसको कितने मिले थे? सो इफ अप्लाइड 3 देन अलॉटेड 2। So if applied 150 then allotted how much? तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? तो अलॉट तो 100 शेयर्स ही हुए होंगे। अब अलॉट 100 हुए हैं तो वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 100 शेयर्स पर ही देगा ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो राज के भी 100 थे और निकुम के भी 100 ही थे। टोटल 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला। सो 1000 में से 200 पर नहीं मिला तो 800 पर मिला, और 800 इंटू 2 1600 फाइनल कॉल रिसीव्ड हो गया। क्लियर? अब आगे शेयर्स फॉरफिट करने हैं। फॉरफिट की 3 एंट्रीज होती हैं, फॉरफिट, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे। फॉरफिट के लिए एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट $200 शेयर्स फॉरफिट करने हैं 10 रुपीज़ के, दैट मीन्स 2000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। तो अनपेड कॉल्स में क्या क्या पे नहीं किया था? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल किसने पे नहीं किया था?
राज ने कितना पे नहीं किया था? 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़, 200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 100 राज के 100 निकुम के, 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं मिले, यानी 400 नहीं मिले। और आपको ये मिल भी जाएगा। देखो फर्स्ट कॉल वाला ड्यू देखो आपका कितना था? 2000 फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री 5 होगा, एंट्री नंबर 5, ठीक है। और रिसीव्ड कितना हुआ? 1800, उसके बाद वाला ही 6th वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 200 फर्स्ट कॉल में कम मिले, फाइनल कॉल में 400 कम मिले, वो क्रेडिट करती है। सो 2 अनपेड कॉल, 2 पेड कॉल्स, तो 2 पेड कॉल्स कहाँ जाएंगे? सो पेड कॉल्स शेयर फॉरफीचर में जाएंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 2000 में से 600 माइनस करें तो बाकी के 1400 शेयर फॉरफीचर में जाएंगे, यानी ये पैसा इनका जब्त हो गया। अब ना फॉरफिट 200 शेयर्स की हैं, बट रीइश्यू कितने की है वो देखो। तो रीइश्यू 150 शेयर्स की है, उसमें देखो 150 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, यानी 200 फॉरफिट कर लिए, लेकिन जो रीइश्यू वाला कस्टमर आया, इनके पास शेयर होल्डर आया, उसे 150 शेयर्स ही चाहिए थे। सो 150 शेयर्स रीइश्यू करने, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 7 रुपीज़ में किए ना, 150 इंटू 7, लॉस हो गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ का लॉस हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150 इंटू 7 1050, 150 इंटू 3 450 एंड 150 शेयर्स इंटू 10 रीइश्यू किया है 1500, ये रीइश्यू कर दिया। ठीक है, चलिए एंट्रीज नोट डाउन करो और ये वर्किंग भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और एंट्री होगी, एक एंट्री की जगह छोड़कर वर्किंग्स नोट डाउन कर लो। एक और एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली।
नाउ यहाँ पर कंपनी ने ना दो अलग अलग लोगों के शेयर्स फॉरफिट किए हैं, एक राज के और दूसरे निकुम के। ओके, नाउ राज के शेयर्स में से प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को? राज, तो राज के कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स, ठीक है। और राज ने क्या क्या पे किया था? सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे की थी, 3 + 3 6 रुपीज़ पे किए थे। सो 6 रुपीज़, प्रीमियम नहीं लेंगे उसमें। सो 100 शेयर्स इंटू 6, तो राज के शेयर्स पर कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 600। अब निकुम के शेयर्स देख लेते हैं, तो निकुम के कितने शेयर्स थे? तो उसके भी 100 शेयर्स थे। निकुम ने क्या पे किया था? सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये तीनों पे किए थे, ये तीनों। तो निकुम ने टोटल कितना अमाउंट पे किया है? 8 रुपीज़। सो 100 शेयर्स इंटू 8, 800 प्रॉफिट हुआ। सो 800 प्लस 600, 1400 इनको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये 1400 प्रॉफिट इनको टोटल 200 शेयर्स पर हुआ है, लेकिन इस 200 में से इन्होंने रीइश्यू कितने किए? 150। तो हमें 150 का लॉस देखना पड़ेगा। इन्होंने जब रीइश्यू किया, देखो लॉस कितना आया है? 450 रुपीज़ का लॉस आया है। एंट्री में देखो 450 डेबिट किए हैं हमने, 450 डेबिट किए, लॉस हुआ है। लेकिन ये लॉस कितने पर है? 150 पर है। तो हम ऐसा करेंगे, देखो राज के 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना हुआ है रुपीस में? 600। तो राज के तो समझो 100 शेयर्स लिखा हुआ है उसमें कि राज के 100 शेयर्स ही इन्होंने रीइश्यू किए, तो राज का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 600। राज के प्रॉफिट में से टोटल 600 रुपीज़ हुआ। निकुम अब टोटल 150 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, जिसमें से 100 राज के थे, तो बाकी किसके होंगे? निकुम के। अब निकुम के 100 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 800। ये रहा, 100 शेयर्स पर 800 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसके 100 शेयर्स तो नहीं रीइश्यू किए, कितने किए? 50। तो 50 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट होगा? 100 पर 800, तो 50 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना होगा? 400, आधा हो जाएगा। 600 + 400, 1000 प्रॉफिट हुआ। अब यही शेयर्स जब रीइश्यू किया था तो लॉस कितना आया? 450। ये देखो लॉस में रीइश्यू किए, तो बाकी कैपिटल रिजर्व में 550 ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी और ये अमाउंट लिखना पड़ेगा। सो अब एंट्री लिखोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट लिखोगे 550। और ये अमाउंट 550 कैसे है? ये उसके पूरे वर्किंग्स हैं। जितने शेयर्स उन्होंने रीइश्यू किए हैं उतनों का ही लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये था प्रोरेटा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन और प्रैक्टिस चाहिए इसे करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रोरेटा का। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।